तो जैसा कि आप सब जानते हो कि हम एनालॉगस और होमोलॉगस ऑर्गन्स के बारे में बता चुके हैं। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंसेस। तो एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंसेस में क्या होता है? एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंसेस में रेजेंबलेंस होता है वर्टेब्रेट के एम्ब्रियो का, और ये कौन बताता है? ऑन्स हैकल जो है वो ऑन्स हैकल बताते हैं ऑन्टोलॉजी रिकैप्चुलेट फाइलोजेनी गिफ्टेड बाय द ऑन्स्ट बैन बियर। टेम्पररी एम्ब्रियोनिक स्ट्रक्चर्स के बारे में बताया था कि अब नेचुरल सिलेक्शन के बारे में हम बात करते हैं एक्चुअली। तो नेचुरल सिलेक्शन के बारे में बात करते हैं। नेचुरल बिफोर द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 1850s मोर वाइट विंग मॉथ्स देन द मेलेनाइज मॉथ्स। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से पहले 1850 में मोर वाइट विंग मॉथ्स जो था, मतलब वाइट विंग मॉथ जो था वो ज़्यादा था मेलेनाइज मॉथ से। तो आफ्टर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 1920 मोर मेलेनाइज डार्क विंग मॉथ्स। तो आफ्टर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद 1920 में मेलेनाइज और डार्क विंग मॉथ जो था वो ज़्यादा हो गया। रीज़न ये था कि नेचर जो था वो सिलेक्ट करा था ट्रेट को जो इंक्रीज करा अपना सर्वाइवल रेट को और रिप्रोडक्शन के चांस को, और इस गिवन इन्वायरमेंट में दिस चेंज द एलेलिक फ्रीक्वेंसी। ये जो है एलेलिक फ्रीक्वेंसी को चेंज किया, इसको हम बोलते हैं एवोल्यूशन। तो हम देखेंगे आगे आर्टिफिशियल सिलेक्शन के बारे में। तो आर्टिफिशियल सिलेक्शन के बारे में, मैन हैज़ क्रिएटेड सेवरल ब्रीड्स बाय इंटेंसिव ब्रीडिंग। मैन जो आर्टिफिशियल सिलेक्शन में क्या होता है, मैन जो है वो क्रिएट किया था कुछ सेवरल ब्रीड्स इंटेंसिव ब्रीडिंग के साथ। वाई कैन नॉट नेचर डू द सेम ओवर मिलियंस ऑफ ईयर? जबकि नेचर जो है इसको क्यों नहीं कर पाया बहुत लाखों सालों में? तो इसके बारे में मतलब आर्टिफिशियल सिलेक्शन तो बता दिया। अभी हम एडाप्टिव रेडिएशन के बारे में देखेंगे। एडाप्टिव रेडिएशन क्या है? प्रोसेस ऑफ एवोल्यूशन ऑफ डिफरेंट स्पीशीज इन ए गिवन जियोग्राफिकल एरिया starting from a point and literally radiating to the other areas of geographical habitats। तो वैसा एवोल्यूशन का ऐसा प्रोसेस जो कि डिफरेंट स्पेसीज में हो एक गिवन एरिया में, जो कि स्टार्ट होता है सिंगल पॉइंट से और रेडिएट करता है अलग अलग एरिया, अलग अलग जोग्राफिक एरिया में। एग्जाम्पल है पहला इसका डार्विन फिंचेज ऑफ ऑन ग्लापोंग्स आइलैंड। पहला एग्जांपल है डार्विन फिंच ग्लापोंग्स आइलैंड पे। दूसरा, मेनी फिंचेज स्पेसीज लाइक वेजिटेरियन एंड इंसेक्टिवोरस फिंचेज इवॉल्व फ्रॉम द ओरिजिनल सीड ईटिंग फिंचेज ऑन द सेम आइलैंड। और देखा गया कि बहुत सारे स्पेसीज जो कि वेजिटेरियन है और इंसेक्टिवोरस फिंचेज है जो कि इवॉल्व हो गए ओरिजिनल सीड ईटिंग से, इवॉल्व फ्रॉम ओरिजिनल सीड ईटिंग फिंचेज ऑन द सेम आइलैंड। तो यहाँ पे क्या देखा गया कि बहुत सारे फिंचेज है जैसे कि वेजिटेरियन और इंसेक्टिवोरियस फिंचेज जो कि इवॉल्व हो गए ओरिजिनल सीड ईटिंग फिंचेज से। पहले सब ओरिजिनल सेम सीड ईटिंग फिंचेज थे जो कि सेम आइलैंड पर रहते थे। हम इसके बारे में देखेंगे। एग्जाम्पल टू क्या है? एग्जाम्पल टू है टू एडेप्टिव रेडिएशन अकर्स ऑन ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट। टू एडाप्टिव रेडिएशन जो है वो मतलब पाए जाते हैं ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट में। वन इज़ द मार्सुपियल मैमल्स इन विच द डिफरेंट मार्सुपियल अक्रॉस इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द ऑस्ट्रेलिया फ्रॉम द कॉमन एंसेस्टर। एक जो है मार्सुपियल मैमल्स जो कि डिफरेंट मार्सुपियल है जो कि ऑस्ट्रेलिया के डिफरेंट पार्ट्स में पाए जाते हैं जिनके कॉमन एंसेस्टर है। अब हम इसके बारे में देखेंगे मार्सुपियल रेडिएशन के बारे में। मार्सुपियल रेडिएशन में दिया है सुगर एलिडर, कोयला और वॉम्बेट, कंगारू, मार्सुपियल रैट, बैंडेड एंटीटर, टाइगर कैट और टास्मेनियन उल्फ। सेकेंड एडाप्टिव रेडिएशन इन द ऑस्ट्रेलिया इज ऑफ प्लेसेंटल मैमल। सेकेंड एडाप्टिव रेडिएशन जो है ऑस्ट्रेलिया में प्लेसेंटल मैमल है। व्हेन मोर देन वन एडाप्टिव रेडिएशन अकर इन एन एरिया वन कैन कॉल दिस कन्वर्जेंट एवोल्यूशन। जब हम एक से ज़्यादा एडेप्टिव रेडिएशन किसी एरिया में पाते हैं तो उसको हम कह सकते हैं कन्वर्जेंट एवोल्यूशन। तो अभी हम आगे पढ़ते हैं इसके बारे में। और अब हम देखेंगे मार्सुपियल मैमल्स को और मैमल को। तो मार्सुपियल में दे रखा है, मार्सुपियल है मोल, तो यहाँ पे मैमल्स में ये मोल और दिया है नम्बेट। तो नम्बेट मैमल्स हो जाए एंटीटर। मार्सुपियल माउस, तो यहाँ पे माउस हो जाएगा। स्पॉटेड कस्कस को लेमुआर होता है मैमल्स में। फ्लाइंग फ्लैंजर, फ्लाइंग स्क्वायरल, टास्मेनियन टाइगर कैट, बॉम्ब कैट, टास्मेनियन उल्फ, तो मैमल्स में हो जाएगा उल्फ। अब थ्योरीज ऑफ एवोल्यूशन देखते हैं।
थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन क्या है? थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन में दिखा है थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, एक्वायर्ड कैरेक्टर, यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन्स। तो पहला थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन में थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस एंड एक्वायर्ड कैरेक्टर पहले लिया गया है, इनहेरिटेंस और एक्वायर्ड कैरेक्टर। क्यों? क्योंकि यूज और डिसयूज ऑफ ऑर्गन के बेसिस पे है थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस एंड एक्वायर्ड कैरेक्टर। तो किसके द्वारा दिया गया था? लामार्क के द्वारा। न्यू नीड्स लीड टू द यूज और डिसयूज ऑफ ऑर्गन। कोई भी नया ज़रूरत जो होता है ऑर्गन का यूज और डिसयूज होता है, डिसयूज करवाता है। अगर कोई भी हमें नया चीज़ों की ज़रूरत है तो अगर हम यूज करते हैं तो वो हमारे डेवलपमेंट में आ जाता है, तो डेवलप होने लगता है वो ऑर्गन। कंटिन्यूअस यूज लीड टू द इनलार्जमेंट एंड डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गन। तो कंटिन्यूअस यूज करते हैं किसी भी चीज़ों का, तो वो इनलार्ज हो सकता है और डेवलप हो सकता है ऑर्गन, डेवलप हो सकता है वो एज ऑर्गन। एक्वायर्ड कैरेक्टर जो होता है पास होता है नेक्स्ट जनरेशन में, और नॉट बिलीव एनी मोर, जो कि अब ये जो थ्योरी है इस पे ज़्यादा बिलीव नहीं करा जाता, मतलब किया गया। अब हम देखेंगे आगे डार्विन थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन। डार्विन थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन क्या है? डार्विन थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन कौन दिया था? चार्ल्स डार्विन, इन्फ्लुएंस बाय थॉमस माल्थस। चार्ल्स डार्विन किससे इन्फ्लुएंस है? थॉमस माल्थस से। इनहेरिटेबल वेरिएशन विच मेक रिसोर्स यूटिलाइजेशन बेटर फॉर फ्यू इंडिविजुअल, बेटर अडेप्टेड टू द एनवायरनमेंट, विल इनेबल ओनली दोज टू रिप्रोड्यूस एंड लीव मोर प्रोजेनी। तो इसका चार्ल्स डार्विन जो थे थॉमस माल्थस से इन्फ्लुएंस थे। तो इसमें बता रहे थे कि इनहेरिटेबल वेरिएशन बनाता है रिसोर्स के यूटिलाइजेशन को बेटर, कुछ इंडिविजुअल के लिए जो कि बेटर अडेप्टेड है एनवायरनमेंट में, और वे इनेबल होते हैं रिप्रोड्यूस करने के लिए, अपने प्रोजेनी ज़्यादा से ज़्यादा प्रोजेनी को इन्वायरमेंट में प्रोड्यूस करने के लिए और छोड़ने के लिए। ठीक है, तो टू की कंसेप्ट देखेंगे। टू की कंसेप्ट इनका क्या था? टू की कंसेप्ट था ब्रांचिंग, डिसेंट एंड नेचुरल सिलेक्शन। तो सबसे पहले हम देखेंगे डार्विन वेरिएशन जो था कैसा था। डार्विन वेरिएशन को ध्यान में रखना है, डार्विन वेरिएशन स्मॉल था और डायरेक्शनल था। ठीक है, तो सिमिलर रिजल्ट जो है कंक्लूड किया जाता है, यही रिजल्ट जो कंक्लूड किया गया था किसके द्वारा कंक्लूड किया था? अल्फ्रेड वेलेस के द्वारा, जो कि वर्क किए थे मेले आर्किपिलागो पे। आगे पढ़ते हैं। तो अभी हम देखेंगे आगे म्यूटेशन थ्योरी। म्यूटेशन थ्योरी कौन दिया था? म्यूटेशन थ्योरी दिया था ह्यूगो डेवारिस, जो कि किस पे काम किए थे? इवनिंग प्राइमरोज पे। इवनिंग प्राइमरोज एक फ्लावर है जिस पे काम किया था उन्होंने। और म्यूटेशन कॉज क्या करता है? म्यूटेशन कॉज करता है एवोल्यूशन। म्यूटेशन इसमें उन्होंने बताया था कि म्यूटेशन कॉज करता है एवोल्यूशन, और इनके द्वारा जो थ्योरी दिया गया था उसमें बताया गया था म्यूटेशन जो होता है रैंडम होता है और डायरेक्शनल लेस होता है। अब सॉल्टेशन क्या होता है? सॉल्टेशन जो होता है सिंगल स्टेप लार्ज म्यूटेशन, सिंगल स्टेप होता है, सिंगल स्टेप लार्ज म्यूटेशन कॉजिंग स्पेसिएशन। सॉल्टेशन में क्या होता है? सिंगल स्टेप जो कि लार्ज म्यूटेशन होता है वो कॉज क्या करता है? स्पेसिएशन कॉज करवाता है, इसको सॉल्टेशन बोलते हैं। अब हार्डी-विम्बर्ग प्रिंसिपल के बारे में पढ़ेंगे। तो हार्डी-विम्बर्ग प्रिंसिपल क्या है कि इन a large random mating population, the allelic and frequency will remain constant from generation to generation in absence of disturbing factor. तो लार्ज रैंडम मैटिंग पॉपुलेशन में इनके द्वारा बताया गया, लार्ज रैंडम मैटिंग पॉपुलेशन में एलेलिक फ्रीक्वेंसी जो होता है कांस्टेंट रहता है एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक, और जब तक हम इसके फैक्टर को डिस्टर्ब ना करें। तो यहाँ पे बताया गया है कुछ ये P+Q बराबर हेटेरोजाइगस होमोजाइगस निकालने का तरीका तो बताया गया है। तो P+Q बराबर 1, P² + Q² + 2PQ बराबर 1 आना चाहिए। तो ये फॉर्मूला है। और हम देखते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग हार्डी-विम्बर्ग इक्विलिब्रियम कॉजिंग एवोल्यूशन। फैक्टर्स जो अफेक्ट करता है हार्डी-विम्बर्ग इक्विलिब्रियम को वो कॉज करता है एवोल्यूशन को। तो पहला हम देखेंगे जीन माइग्रेशन। तो जीन माइग्रेशन में देखा गया पॉपुलेशन ए जो है इमाइग्रेशन हो रहा है, पॉपुलेशन ए में इमाइग्रेशन हो रहा है, पॉपुलेशन बी में इमाइग्रेशन हो रहा है। तो पॉपुलेशन ए से पॉपुलेशन बी में कुछ ऑर्गेनिज्म जो होते हैं जा रहे हैं, तो मतलब ये दिखाया गया है रिपीटेड जीन माइग्रेशन इज कॉल्ड जीन फ्लो। तो रिपीटेड जीन जब रिपीटेडली जब जीन माइग्रेट करता है तो उसको हम जीन फ्लो बोलते हैं। तब जेनेटिक ड्रिफ्ट देखेंगे क्या होता है। जेनेटिक ड्रिफ्ट क्या होता है?
जेनेटिक ड्रिफ्ट के बाद बाई चांस रैंडम चेंज इन द एलेलिक फ्रीक्वेंसी, बाई चांस अगर रैंडम चेंज होता है कोई भी एलेलिक फ्रीक्वेंसी में तो उसको हम जेनेटिक ड्रिफ्ट बोलते हैं। यह ऑपरेट करता है स्मॉलर पॉपुलेशन पे। इसमें भी दिया गया है फाउंडर इफेक्ट और बॉटल नेक इफेक्ट। तो पहला हम यहाँ पे जीन माइग्रेशन और दूसरा जेनेटिक ड्रिफ्ट और तीसरा अभी हम पढ़ रहे हैं म्यूटेशन और चौथा पढ़ेंगे जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन और पांचवा क्या है नेचुरल सिलेक्शन। नेचुरल सिलेक्शन में कैसे क्या क्या होता है? नेचुरल सिलेक्शन में होता है स्टेबलाइजिंग, डायरेक्शनल और डिस्ट्रप्टिव। स्टेबलाइजिंग में क्या है, मेन कैरेक्टर जो होता है सेलेक्ट होता है। डायरेक्शनल में एक्सट्रीम कैरेक्टर जो होता है सेलेक्ट होता है एक साइड में, और स्टेबलाइजिंग में मेन कैरेक्टर को सिलेक्ट करा जाता है, ठीक है। और डायरेक्शनल में एक्सट्रीम कैरेक्टर को सिलेक्ट करा जाता है। और डिस्ट्रप्टिव में क्या होता है, एक्सट्रीम कैरेक्टर ऑन बोथ साइड इज सेलेक्टेड। डिस्ट्रप्टिव में एक्सट्रीम कैरेक्टर जो होता है दोनों साइड सेलेक्ट करा जाता है। अभी हम देखेंगे ब्रीफ अकाउंट ऑफ एवोल्यूशन। एवोल्यूशन के बारे में देखेंगे तो सबसे पहला देखा गया है इसके बारे में ब्रीफ अकाउंट 2000 मिलियन ईयर्स अगो फर्स्ट सेलुलर फॉर्म्स हुआ था। उसके बाद 500 मिलियन ईयर्स अगो इन्वर्टिब्रेट्स जो हैं इन्वर्टिब्रेट्स बने थे और एक्टिव थे। 350 मिलियन ईयर्स अगो जॉलेस फिश इवॉल्व हुआ था और 320 मिलियन ईयर्स अगो सीवीड एंड फ्यू प्लांट्स एग्जिस्ट। तो देखा गया था 320 मिलियन ईयर्स अगो सीवीड और फ्यू प्लांट जो है एग्जिस्ट करते हैं। 350 मिलियन ईयर्स अगो में देखा 350 मिलियन पहले देखा गया कि फिश जो कि फिश विथ स्टाउटेड फिन्स कुड मूव ऑन लैंड। देखा गया कि फिश जो होते हैं स्टाउटेड फिन्स के साथ वो मूव कर लैंड पे कर सकते हैं। तो इन 1938 सिलोकैंथ लॉव फिन्स फिश वाज कॉट इन साउथ अफ्रीका। इट वाज टॉट टू बी एक्सटिंक्ट अर्लियर। 1938 में देखा गया एक सिलोकैंथ जो कि लॉव फिन्स है, लॉव फिन्स फिश है जो कि साउथ अफ्रीका में पकड़ा गया। और ये सोचा जाता था कि ये बहुत पहले ही विलुप्त हो चुका था, लेकिन 1938 में इसको पकड़ा गया था। दिस इवॉल्व इनटू ये जो है इवॉल्व हो गए एम्फीबियंस में। अब देखते हैं एम्फीबियंस इवॉल्व इनटू रेप्टाइल्स। एम्फीबियंस जो है रेप्टाइल्स में इवॉल्व हो गए। फॉर द नेक्स्ट 200 मिलियन ईयर्स रेप्टाइल्स डोमिनेटेड द अर्थ। नेक्स्ट 200 मिलियन ईयर्स पहले रेप्टाइल्स जो हैं वो डोमिनेट कर रहे थे अर्थ को। 200 मिलियन ईयर्स पहले सम रेप्टाइल्स मूव्ड, कुछ रेप्टाइल्स जो थे वाटर में आ गए फिर से, तो उसको हम इथायोसॉरस बोलते हैं। 65 मिलियन ईयर्स एगो डायनासोरस डिसअपेयर हो गया। 65 मिलियन साल पहले डायनासोरस डिसअपेयर हो गया, ठीक है। 15 मिलियन ईयर पहले जो एंसेस्टर ऑफ मैन को देखा गया। 15 मिलियन साल पहले जो है एंसेस्टर ऑफ मैन को देखा गया। एंसेस्टर ऑफ मैन है रामापैथिकस। तो अभी का बाकी का टॉपिक हम बाद में चाहे अभी पढ़ खत्म कर देते हैं, बस थोड़ी सी है। तो अब हम देखेंगे मैन के एवोल्यूशन के बारे में। मैन के एवोल्यूशन के बारे में देखा है कि 15 मिलियन ईयर एगो पहले डायोपैथिकस मोर एप लाइक एंड रामापैथिकस मोर मैन लाइक एग्जिस्टेड। 15 मिलियन साल पहले, मतलब 15 मिलियन साल पहले देखा गया कि ड्रायोपैथिकस जो कि ऐप की तरह दिखते थे और रामापैथिकस जो मैन लाइक थे वो एग्जिस्ट कर रहे थे। ड्रायोपैथिकस कॉमन सिस्टर है मैन और ऐप का, जो कि वॉक करता है अपने चारों पैरों पे। और ड्रायोपैथिकस के बाद रामापैथिकस है। रामापैथिकस के बाद ऑस्ट्रेलोपैथिकस, जिसको देखा गया 3 से 4 मिलियन ईयर्स एगो। रामापैथिकस का हाइट था 4 फीट, जो कि मैन लाइक प्राइमेट्स थे, जो कि स्ट्रेट वॉक करते थे सीधा ह्यूमन की तरह। लाइव इन स्ट्रॉन अफ्रीका, स्ट्रॉन अफ्रीका में रह रहे थे। और हंटेड विथ स्टोन वेपन्स व्हाट एसेंशियली इट फ्रूट, और वो जो शिकार करते थे जो कि पत्थर से शिकार करते थे, लेकिन ज़्यादातर वो फ्रूट खाते थे। क्रेनियल कैपेसिटी जो था इनका 500 क्रेनियल कैपेसिटी था। उसके बाद देखा गया होमो हैबिलिस को, जिसका क्रेनियल कैपेसिटी 650 से 800 क्रेनियल कैपेसिटी था। और ये जितना भी क्रेनियल कैपेसिटी इसमें दिया गया है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन का जितना भी क्रेनियल कैपेसिटी है सबका वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसे याद रखना पड़ेगा।
तो प्रोबेबली डिड नॉट ईट मीट, और होमो हैबिलिस जो थे मीट नहीं खाते थे। तो अभी हम देखेंगे आगे होमो हैबिलिस के बारे में देखा गया, बाद में देखा गया 1.5 मिलियन ईयर्स अगो होमो इरेक्टस को, जो कि फॉसिल डिस्कवर्ड इन जावा इन 1891। फॉसिल जो थे वो डिस्कवर हुए जावा में 1891 में। ब्रेन कैपेसिटी जो होता है होमो इरेक्टस का 900 क्रैनियल कैपेसिटी होता है। प्रोबेबली ये मीट खाते थे, और इसमें देखा गया होमो सैपियंस निएंडरथालिस और होमो सैपियंस फोसालिस। होमो सैपियंस निएंडरथालिस जो है निएंडरथल मैन थे, जिसका क्रैनियल कैपेसिटी था 1400, जो कि ईस्ट अफ्रीका में रहते, ईस्ट और सेंट्रल एशिया के बीच में रहते थे। 1,40,000 ईयर्स बैक। यूज हाइड्स टू प्रोटेक्ट देयर बॉडी, ये जो थे अपने बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए किसी कवर का इस्तेमाल करते थे, जैसे कछुआ भी अपने बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए रखता है, उसी तरह से ये भी अपने बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ भी रखे रहते थे हाथों में, हाइड्स। और ब्यूरिड देयर बॉडी, ये अपने बॉडी को दफनाते थे। होमो सैपियंस फोसालिस क्रो-मैग्नन से होमो सैपियंस सैपियंस बने। तो इसी के साथ ये चैप्टर समाप्त हो गया। 2 पार्ट में मैंने समाप्त कर दिया, और बाकी बहुत कम ही टाइम में नोट्स के साथ।